में किसी को प्रपोज करेंगे और उसको फाइनलाइज कौन करेगा? फाइनलाइज करेगी शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग, और ये मीटिंग इस ऑडिटर को फाइनलाइज कर सकती है। अच्छा, अब लॉ ने कहा क्या डायरेक्टर्स के पास ही इख्तियार है कि वो किसी को प्रपोज करें? तो भाई यहाँ पे एक जवाब है नहीं। अगर कोई शेयर होल्डर जिसकी एक शेयर होल्डर हो जाए या एक से ज्यादा शेयर होल्डर हो जाए, एक शेयर होल्डर हो जाए या एक से ज्यादा शेयर होल्डर हो जाए, तो अगर उनकी वोटिंग पावर एटलीस्ट 10% है तो वो भी किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को या चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग आईसीएमए का नाम प्रपोज कर सकते हैं मीटिंग में। तो मीटिंग उसके ऊपर फैसला करेगी और मीटिंग का जो भी फैसला होगा वो बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। देयर आफ्टर ये सारी कहानी बताने के बाद मैंने आपको बताया कि क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। क्वालिफिकेशन के ऊपर मैंने मजीद आपको समझा दिया कि कौन सा बंदा जो है वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है कंपनी का। अगेन मैं दोबारा बता दूं कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किसी भी कंपनी का ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। हाँ, मगर अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, अगर कोई कंपनी लिस्टेड है या कोई कंपनी जिसका कोई भी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से अबव है, तो इन दैट केस only CA can be appointed as statutory auditor of that firm. अच्छा, आवाज आप लोगों को आ रही है? जरा मैसेज करें मुझे। एक मैसेज आया कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हरी अप यार। और मुझे ये भी मैसेज करें कि आप लोगों को ये जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्लियर हो गया फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का। ठीक है, डन है। ओके ओके ओके, जल्दी से अब मुझे ना ये कंक्लूड करने दें। ये जो मैंने हमारा कल वाला लेक्चर है इसको हम अगेन रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बातें अब क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर के ऊपर। ऑडिटर्स जो कि एलिजिबल होते हैं, ऑडिटर्स जो कि एलिजिबल होते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट, वो डिसक्वालिफाइड भी हो जाते हैं फॉर बीइंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। डिसक्वालिफिकेशन कैसे होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक कंपनी चाहे कि किसी ऑडिटर को हमने निकालना है, अगर एक कंपनी खुद चाहे कि किसी ऑडिटर को हमने कंपनी से निकालना है, उसकी असाइनमेंट खत्म करनी है बिफोर टेन्योर, पहला क्राइटेरिया याद रख लो, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। अगर किसी ऑडिटर को रिमूव करना है तो कंपनी को क्या करेगी? कंपनी एक रेजोल्यूशन पास करेगी जिसको कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। याद रखें, ये बंदा जब अपॉइंट हुआ था तो ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू अपॉइंट हुआ था, और मैंने आपको समझा दिया था कि ऑर्डिनरी बिजनेस जो होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के जो बिजनेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4-5 होते हैं, और वो मैंने गिनवा भी दिए थे कौन कौन से बिजनेस होते हैं पिछले लेक्चर में। अच्छा, अब ये बंदा अपॉइंट हुआ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू, लेकिन अगर इसको रिमूव करवाना है तो हम एक रिमूवल की रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसको रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के नाम से जाना जाएगा। और इसको अगर रिमूव करना है तो मीटिंग की 3/4 मेजोरिटी चाहिए। मीटिंग में वोटिंग पावर जो है 75% चाहिए ऑडिटर को रिमूव करने के लिए। ऑडिटर रिमूव हो जाएगा। एक तो ये तरीका है कि ऑडिटर रिमूव हो सकता है। दूसरा तरीका रिमूवल का ये है कि ऑडिटर डिसक्वालिफाइड हो जाए। ऑडिटर जब अपॉइंट हुआ था तो वो एलिजिबल था, लेकिन बाद में डिसक्वालिफाइड हो गया। एक तो ये सिनेरियो, या अपॉइंटमेंट से पहले ही वो डिसक्वालिफाइड था। तो वो कौन कौन से सिनेरियो है सर कि एक एलिजिबल बंदा जो है वो डिसक्वालिफाइड हो जाता है?
एक मिनट, पार्टनरशिप फॉर्म का बता दें जी, बता दूंगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट वन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर तो कोई भी सीए या एसीएम में किसी फर्म का एम्प्लॉय या ऑफिसर रहा है, सॉरी किसी कंपनी का, अगर कोई सीए या एसीएम में किसी भी कंपनी का बच्चों एम्प्लॉय या कोई ऑफिसर रहा है, कोई उसने प्रॉफिट ऑफिस होल्ड किया है, तो ऐसा हर क्वालिफाइड सीए और एसीएम में उस खास कंपनी के लिए, जिस कंपनी में ये जॉब कर रहा था, उस खास कंपनी के लिए डिसक्वालिफाइड हो जाएगा अगर 3 साल का अरसा अभी नहीं गुजरा। मेरी बात को फॉलो करें जरा। अगर सीए या एसीएम में किसी कंपनी में जॉब कर रहा था, उसने जॉब छोड़ दी, उसने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, एज एन ऑडिट की फील्ड में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, तो क्या वही बंदा जिसने कंपनी में जॉब की थी उसी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन जाएगा? तो जवाब है नहीं। जब तक 3 साल नहीं गुजरेंगे, जब तक 3 साल का पीरियड नहीं गुजरेगा, तब तक ये वाला जो पर्सन है इस कंपनी का जिसमें इसने जॉब की थी एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा। पहले ये कंडीशन थी। एक तो ये पर्सन अपॉइंट नहीं होगा, एक जो बंदा डायरेक्टर की एम्प्लॉयमेंट में है, जो बंदा डायरेक्टर की किसी एम्प्लॉयमेंट में या किसी डायरेक्टर की और फर्म में उसका पार्टनर होगा, तो वो पर्सन भी इस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। पहले 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए ऑन द बेसिस ऑफ जॉब रिलेशनशिप, कि अगर आपका जॉब रिलेशन है कंपनी के साथ या जॉब रिलेशन है उसके किसी डायरेक्टर के साथ, तो ऐसा क्वालिफाइड सीए भी डिसक्वालिफाइड हो जाता है, वो अपॉइंट नहीं हो सकता। देयर आफ्टर एक और पॉइंट है, सपोज ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की बीवी या डायरेक्टर अगर फीमेल है उसका हस्बैंड, ये दोनों पर्सन भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। इसके बाद अगर किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग सीए आईसीएमए क्वालिफाइड पर्सन ने किसी कंपनी के डायरेक्टर से किसी कंपनी से लोन लिया है, किसी कंपनी से लोन लिया है, तो ऐसा सीए या एसीएम में, ऐसा सीए क्वालिफाइड सीए और एसीएम में जिस कंपनी से इसने लोन लिया है उस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता, उस कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं बन सकता। अगर कोई सीए या एसीएम में किसी कंपनी से लोन ले ले, किसी कंपनी से लोन ले ले, लोन किसी भी पर्पस के लिए ले ले, तो ऐसा क्वालिफाइड सीए और ऐसा क्वालिफाइड सीएम में जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं इस खास कंपनी के लिए जिसने इसको लोन दिया है, इसका एक्सटर्नल ऑडिटर या बच्चों इसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। फिर लॉ ने बताया कि अगर इस कंपनी का बिजनेस ही यही था कि लोगों को लोन देना, अगर इस कंपनी का जिसने ऑडिटर को लोन दिया है इसका बिजनेस ही यही था कि लोगों को लोन देते हैं और उसके ऊपर लोगों से प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो लॉ कहता है कि देखो कि जब कंपनी ने ऑडिटर को लोन दिया तो वही सारी कार्रवाइयां पूरी की गई जैसे कि आम आवाम से ये पूरी करते हैं। अगर आम आवाम से उनकी जमीन जायदाद बैंक अपने कब्जे में लेके लोन देता है, तो देखो क्या ऑडिटर से भी कोई ऐसी कोई जमीन जायदाद उसके इक्विवेलेंट ली है? तो अगर तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये लोन गिवन है, ये लोन दिया गया, तो ऐसा ऑडिटर जिसने ये लोन लिया होगा वो क्वालिफाइड होगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये दूसरी क्लास थी। पहली क्लास थी कि अगर किसी कंपनी ने ऑडिटर को लोन दिया तो ऑडिटर जो है
वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा फॉर अपॉइंटमेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर दैट कंपनी। लेकिन अगर इसी कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि इस कंपनी का बिजनेस है लैंडिंग, ये लोगों को पैसे उधार पे दे रहे हैं, तो इन दैट केस लाजमी है कि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रहते हुए ऑडिटर को अगर लोन दिया तो वो ऐसा लोन नहीं गिना जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। देयर आफ्टर लॉ ने बताया कि अगर ऑडिटर्स जो है खुद लोन नहीं लेता, ऑडिटर खुद लोन नहीं लेता, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इस पर्सन को लोन दिया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इस कस्टमर को लोन दिया था, लेकिन ऑडिटर ने इस लोन के ऊपर गारंटी दे दी है कि अगर ये पर्सन आपको लोन ना दे तो मैं आपको लोन की अमाउंट अदा करूंगा। तो लॉ ने कहा इन दैट केस ये ऑडिटर भी, ये वाला ऑडिटर भी इस कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, हालांकि उसने सीए किया हुआ है, हालांकि उसने सीएम में किया हुआ है, वो प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो इस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। हाँ अगर ये सारा काम, हाँ अगर ये सारा काम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ है, अगर ये सारा काम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ है, इस कंपनी ने जिसने लोन दिया है इसका काम ही यही है लोगों को लोन देना और किसी और से गारंटी ले लेना, तो लॉ कहता है इन दैट केस ये ऑडिटर अगर गारंटी भी देगा तो ये ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। देयर आफ्टर एक और प्रोविजन है लॉ की जिसमें बताया गया था कि ऑडिटर या ऑडिटर की स्पोज या उसके माइनर चिल्ड्रन या ऑडिटर के पार्टनर्स अगर उन्होंने कंपनी में शेयर होल्ड नहीं किए, हाँ अगर स्टैट्यूट उसकी एसोसिएटेड कंपनी में कहीं शेयर होल्ड किए हुए हैं, तो वो ऑडिटर्स जो हैं कंपनी ए के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। इस बात को मैं एलेबोरेट करूंगा। लेट्स सपोज ये एक ऑडिटर है, लेट्स सपोज ये एक ऑडिटर है, इसने इस कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना है कंपनी ए के लिए। कंपनी ए में इस ऑडिटर की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाँ लेकिन इस ऑडिटर की एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट है जिसका नाम है कंपनी बी, और इसकी इस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक और बात याद रखें, कंपनी ए की कंपनी बी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की इन्वेस्टमेंट है जो कि इनको एसोसिएटेड कंपनीज बना देता है। तो इन दैट केस याद रखें कि हर उस कंपनी के लिए ये ऑडिटर डिसक्वालीफाइड हो जाएगा जो इस कंपनी के रिलेशन में होंगी, जो कंपनी बी के रिलेशन में होंगी। जैसे लेट्स सपोज कंपनी ए इसकी एसोसिएशन में है और कंपनी बी कंपनी सी एक बना लेते हैं, कंपनी सी इसकी होल्डिंग कंपनी है, तो ये ऑडिटर इस कंपनी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। लॉ कहता है कि ऐसा ऑडिटर जिसकी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं थी लेकिन किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है जो इस कंपनी की एसोसिएट है, तो ये ऑडिटर भी कंपनी ए के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। बच्चों ये थे मैक्सिमम जो थे क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ एक एलिजिबल प्रैक्टिसिंग ऑडिटर भी डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। ये वो सिनेरियो थे। और एक सिनेरियो हमने पढ़ा था कि अगर कोर्ट ने ऑडिटर को डिस्क्वालिफाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कि इसने फ्रॉड किया था कहीं, तो वो ऑडिटर भी वहां पे डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। तो ये सारी डिस्कशन थी कल के लेक्चर के ऊपर। ये फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, देयर आफ्टर कमीशन के पास कब पार होती है कि वो ऑडिटर को अपॉइंट करता है, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने यहाँ तक पॉइंट्स डिस्कस किए हैं।
तो जल्दी से अब मैसेज टाइप करें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो मैसेज टाइप करें। देयर आफ्टर विद इन 2 or 3 मिनट्स में हम हमारा आने वाला जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करेंगे। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, क्लियर है तो मैसेज करें क्लियर का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। ये सारा क्राइटेरिया था कि एक ऑडिटर जो है वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने आपको सिनेरियो बताया कि अगर एक ऑडिटर जिसने कोई शेयर होल्डर होल्ड किए हैं अपने ऑडिट क्लाइंट के, अगर वो उस कंपनी का ऑडिटर बनना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो शेयर्स जो हैं विद इन 90 डेज डिस इन्वेस्ट कर दे। अगर एक ऑडिटर किसी ऐसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहा है, बात सुनिएगा, अगर एक ऑडिटर किसी ऐसी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहा है जिस कंपनी ने उसने खुद इन्वेस्टमेंट की हो या उसके पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट की हो, उसको चाहिए कि ये फैक्ट कंपनी के सामने डिस्क्लोज करे। उसे चाहिए कि वो ये फैक्ट एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे कि मेरे इस कंपनी में शेयर्स हैं। आफ्टर द अपॉइंटमेंट लॉ की रिक्वायरमेंट है कि ये ऑडिटर विद इन 90 डेज इन शेयर्स को डिस इन्वेस्ट करेगा, इन शेयर को बेच देगा, फिर ये पर्सन जो है कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकता है। लॉ की पहली रिक्वायरमेंट थी कि वो पर्सन एलिजिबल ही नहीं है जिसने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है उस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन जाए। फिर लॉ ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी कि हाँ चलो, अगर तुमने अपॉइंट होना है उसी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो तुम्हें 90 डेज के अंदर वो वाली इन्वेस्टमेंट शेयर्स जो तुम्हारे पास हैं उनको डिसइन्वेस्ट करना होगा। देयर आफ्टर एक और बात जो है लॉ ने एक्सप्लेन की कि लेट्स सपोज अगर कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी है, क्रेडिट कार्ड कंपनी है, ऑडिटर्स जो है उसके पास उस कंपनी का क्रेडिट कार्ड था, तो उसने क्रेडिट कार्ड को यूज किया, तो इसका मतलब ऑडिटर तो उसकी इंडेप्टनेस में आ गया, ऑडिटर उसका कर्जई बन गया। तो यहाँ पे लॉ ने मजीद क्लैरिफाई किया, अ पर्सन हु ओज। बच्चों ये वाला जो एमसीक्यू है ना, इसको अच्छी तरह याद कर लेना, ये पास पेपर में कई बार पूछी गई बात। पास पेपर में बताया जाता है कि लॉ कहता है कि हर वो बंदा जिसने कंपनी से लोन लिया है, अभी मैंने आपको बताया अभी, वो कंपनी के लिए डिसक्वालिफाइड है एज एन अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। तो बाज दफा ऐसा होता है कि लोन लिया होता है लेकिन फिर भी पर्सन जो है अपॉइंट हो जाता है, वो सिनेरियो बताओ। तो यहाँ पे हम बताएंगे अ पर्सन हु ओज, एक ऐसा पर्सन जो कि कर्जा लेता है, अ सम ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग 1 million रुपी टू अ क्रेडिट कार्ड इशूअर। एक पर्सन जो कि एक क्रेडिट कार्ड कंपनी से अप टू 1 million रुपी का क्रेडिट ले लेता है, वो आर a sum to a utility company in the form of unpaid dues for a period not exceeding 90 days। और अगर एक यूटिलिटी कंपनी है, लेट्स सपोज वापटा, वासा यूटिलिटी कंपनी, लेट्स सपोज इम्तियाज वगैरह, अगर आप इनसे कोई सम ऑफ मनी लोन लेते हैं और पीरियड जो है 90 डेज का एक्सीड नहीं होता,
तो इसको नहीं गिना जाता, शैल नॉट बी डीम टू बी इंडेप्टनेस टू द कंपनी। तो ऐसे लोन को नहीं गिना जाता कि आपने कंपनी से लोन लिया है। A person shall also not be qualified for appointment of the auditor of the company if he is disqualified for the appointment as an auditor of any other company which is that company subsidiary or holding company। लॉ ने कहा कि अगर किसी खास कंपनी में आप डिसक्वालिफाइड हैं, किसी सब्सिडरी के लिए डिस्क्वालिफाइड हैं, तो लॉ ने कहा आप होल्डिंग के लिए भी डिस्क्वालिफाइड हैं और उसकी एसोसिएटेड कंपनी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड हैं। लेट्स सपोज अगर आपने किसी एक कंपनी में भी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है, आप एक कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते, तो लॉ कहता है ऐसा ऑडिटर ना तो सब्सिडरी के लिए अपॉइंट होगा और ना होल्डिंग कंपनी के लिए अपॉइंटमेंट होगी उसकी। फिर अगर आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, अगर आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑडिटर डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर है, तो लॉ कहता है हम सोचेंगे कि ऑडिटर जो है उसकी उसी वक्त ऑफिस जो है वो विकेट हो गया जब उसको डिस्क्वालिफिकेशन का पता चला। जब सबको पता चल जाएगा कि ये ऑडिटर जो है डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर है, तो ये पर्सन उसी वक्त अपना ऑफिस विकेट कर देगा। A person not being qualified to be an auditor of the company or being or having become subject to any disqualification to act as auditor of the company shall be liable to the penalty level of 2। और अगर ऐसा ऑडिटर जो कि डिसक्वालिफाइड है लेकिन फिर भी कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट है, तो लॉ ने बताया ऐसे पर्सन के ऊपर लेवल 2 की पेनल्टी है। अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ऑफ एन अनक्वालिफाइड पर्सन। अनक्वालिफाइड पर्सन का मतलब ना तो उसकी एजुकेशन थी, हाँ अगर एजुकेशन थी तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन थी, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन हमने पीछे पढ़ी है, उनमें से कोई क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा था। ऑफ अ पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन टू सच एक्ट शैल बी वाइड। लॉ कहता है अगर आप किसी अनक्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट करेंगे तो उसकी अपॉइंटमेंट ही वाइड होगी। एंड वेयर सच अपॉइंटमेंट इज मेड बाय अ कंपनी, और अगर कंपनी ऐसी अपॉइंटमेंट करेगी, द कमीशन में अपॉइंट अ क्वालिफाइड पर्सन इन प्लेस ऑफ द ऑडिटर एज अपॉइंटेड बाय द कंपनी। तो अगर कोई कंपनी किसी डिस्क्वालिफाइड पर्सन को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करेगी, तो कमीशन के पास पार चली जाती है कि ऐसी कंपनी का ऑडिटर कोई अपॉइंट कर दे। तो कौन पर्सन एलिजिबल है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, मैंने आपको गाइड किया था इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी which is the subsidiary of company, public company or a private company having paid up capital of more than 10 million, unless such person is chartered accountant having valid certificate of practice from Institute of Chartered Accountant of Pakistan, and in any other cases chartered accountant or cost and management accountant having valid certificate of practice from the respective institute or firm of chartered accountant। A firm whereof majority of practicing partners are qualified for appointment shall be appointed by its firm name। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि कंपनीज जो होती हैं फर्म को अपॉइंट कर रही होती हैं। देखिए लॉ की रिक्वायरमेंट है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होगा वो क्वालिफाइड पर्सन होगा, क्वालिफाइड पर्सन होगा, वो सीए क्वालिफाइड होगा या सीएमए क्वालिफाइड होगा। लेकिन लॉ कहता है बाज दफा ऐसा होता है कि ये जो सीए क्वालिफाइड या सीएमए क्वालिफाइड लोग हैं आपस में मिलके फर्म बना लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं कि हम ऑडिट क्लाइंट को पकड़ेंगे, उसका ऑडिट करेंगे और जो मुनाफा होगा, जो फी होगी, आपस में बांट लेंगे। तो लॉ ने कहा अगर कोई ऐसे क्वालिफाइड पर्सन आपस में पार्टनरशिप करते हैं ना, तो एक फर्म बना लेते हैं, तो फर्म को उसके नेम से अपॉइंट करेंगे, फर्म को उसके नेम से अपॉइंट करेंगे। सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। फिर ऑडिट रिपोर्ट को साइन कौन करेगा? ऑडिट रिपोर्ट मस्ट स्टेट, जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी वो क्या बताएगी? नेम ऑफ द ऑडिटर या एंगेजमेंट पार्टनर।
बच्चों ये एंगेजमेंट पार्टनर टर्म है क्या, जब आप ऑडिट में जाएंगे वहां भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर आप किसी इंडिविजुअल पार्टनर को अपॉइंट करते हो, सॉरी इंडिविजुअल क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट करते हो ना, सिर्फ एक पर्सन को, उसने सीए किया या सीएमए किया, प्रैक्टिस स्टार्ट की, और वो इंडिविजुअल है, अकेला है, और वो प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर बोलते हैं। लेकिन इन केस कि अगर 3-4 ऑडिटर्स मिलके एक फर्म बना लें, फिर फर्म पूरी अपॉइंट हो जाए, तो फर्म में से ना एक ऑडिटर या एक से ज्यादा ऑडिटर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं इंगेजमेंट पार्टनर। कि ऐसे पार्टनर्स, ऐसे फर्म के पार्टनर जो कि इस क्लाइंट का ऑडिट करेंगे, उसको बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। जैसे फर्गूसन है, अब उसमें कितने ज्यादा सीए सीएमए बैठे हुए हैं, ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन जब वो अपॉइंट होते हैं तो वो फर्गूसन अपने नाम से अपॉइंट होती है, लेकिन फर्गूसन की तरफ से लेटर जो है इंगेजमेंट का, एक पार्टनर लिखता है, एक क्वालिफाइड मेंबर लिखता है कि मैं फर्गूसन की तरफ से आपका ऑडिट करने आ रहा हूं, उस पर्सन को फिर बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। तो सिग्नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का मतलब, ऑडिट रिपोर्ट मस्ट स्टेट द नेम ऑफ ऑडिटर, engagement partner. Audit report must be signed, dated, and indicate the place at which it is signed. Where the auditor is an individual, वही बात जहां एक ऑडिटर खुद है, अकेला है, वो अपनी प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहा है और आपने उसको ऑडिट पे रख लिया है। The report must be signed by him. रिपोर्ट जो होगी वही ऑडिटर साइन करेगा। वेयर द ऑडिटर इज अ फर्म, जहां पे कोई फर्म अपॉइंट हो जाए, जैसे कि पीएमजी है, फर्गूसन है, कोई भी फर्म है, अगर कोई फर्म अपॉइंट हो जाए, रिपोर्ट मस्ट बी साइंड बाय द पार्टनरशिप फर्म विद द नेम ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर। ये रिपोर्ट साइन करेंगे पार्टनरशिप फर्म के नेम के साथ, लेकिन साइन कौन करेगा? सॉरी, वही ऑडिटर साइन करेगा जो कि इंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे इस फर्म में गया था। तो यहां था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, वो पढ़ दिया मैंने। और देयर आफ्टर इट्स रिपोर्ट को कौन साइन करेगा, जो ऑडिट करेंगे और इसकी जो रिपोर्ट बनेगी इसको कौन साइन करेगा, वो उसके ऊपर गाइडलाइन प्रोवाइड की गई। ये है स्टैट्यूटरी ऑडिट। इसके बाद है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या है? देखिए, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कौन कौन सी किताबें एक कंपनी को मैनेज करनी है, कौन कौन से रिकॉर्ड्स एक कंपनी को मैनेज करने हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी मैनेज्ड, तो वहां पे जाके हम पढ़ेंगे कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको कंपनीज एक्ट ने गाइड कर दिया, जिनको कंपनीज एक्ट ने इम्पोज कर दिया उन कंपनीज को कि तुमने जब भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी है, अपने पास मटेरियल का हिसाब अलहदा रखना है, अपने पास लेबर के आर्ज अलहदा रखने हैं, अपने पास कॉस्ट के जो मेजर मेजर कंपोनेंट जो तुमने कॉस्ट अकाउंटिंग के पढ़े हैं ना, वो सारे अपने पास रखने हैं। तो लॉ कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है कि ऐसी कंपनीज को कमीशन कह सकता है कि अपना कॉस्ट ऑडिट भी करवाओ, कि कैपेसिटी तुम्हारी कितनी थी और कहाँ यूटिलाइज हुई और प्रॉफिट तुमने कितना कमाया। तो 5 कंपनियां पाकिस्तान में ऐसी हैं जिनके ऊपर लाजिम है कि वो अपना कॉस्ट ऑडिट करवाएं, जैसे कि मैंने पिक में भी दिखाया है कि सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड घी कंपनी, शुगर मिल्स और वीट कंपनीज जो हैं, इनके ऊपर लाजिम है पाकिस्तान में कि ये कॉस्ट ऑडिट अपना लाजमी करवाएं। तो कॉस्ट ऑडिट किससे करवाया जा सकता है? कॉस्ट ऑडिट जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाया जा सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से करवाया जा सकता है। और लॉ ने बता दिया, एक्ट ने बता दिया, जब ये ऑडिट करने आएंगे ना, इनकी सेम वही पार्ट्स, वही ड्यूटीज, वही लाइबिलिटीज होंगी जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर की होती हैं। और याद रखें, अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि कौन कौन सी ड्यूटीज होती हैं और कौन कौन सी लाइबिलिटीज होती हैं, कौन कौन सी पार होती हैं इन ऑडिटर्स की।
अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है क्वालिफाइड कौन है फॉर द अपॉइंटमेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्वालिफिकेशन क्या है, और उसके बाद कॉस्ट ऑडिट है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। बच्चों जो पीछे तक मैंने आपको पढ़ाया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कई दफा एग्जाम उस एरिया से बन के आता है। लास्ट टाइम भी 2 नंबर का क्वेश्चन ऑडिट के सेक्शन में आया है, और उससे पिछले पेपर में ऑडिट में से कमीशन की पार पूछी गई है कि कमीशन का राइट बता दें कि कब कब वो ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। ऑडिटर राइट टू इंफॉर्मेशन, ऑडिटर के पास कौन कौन से राइट होते हैं और वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है, और अगर किसी ने इंटरप्ट किया, अगर किसी ने उसको इंटरप्ट किया तो हर उस बंदे पर जो उसको इंटरप्ट करता है लेवल 3 की पेनल्टी इंपोज कर दी गई लॉ ने। ठीक है, ये एंड वाली स्लाइड का, ये स्लाइड का एंड वाला जो पैरा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, कि ऑडिटर के पास पावर्स होती हैं कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि रिलेटेड है कंपनी से आपसे क्लेम करवा ले, कंपनी की मैनेजमेंट से क्लेम करवा ले, या हर उस बंदे से क्लेम करवा ले जो इसकी कस्टडी में है। तो लॉ ने कहा कि अगर कोई पर्सन ऑडिटर को डिले करे, ऑडिटर को ऑब्स्ट्रक्ट करे, ऑडिटर को डॉक्यूमेंट्स ना प्रोवाइड करे जो कि वो रिक्वायर कर रहा है, या फॉल्स स्टेटमेंट करे, तो लॉ ने कहा इन केस ऑफ कंपनी उस पर्सन के ऊपर एक जुर्माना आयद करेंगे जो कि अप टू लेवल 3 का होगा। और हम सबको पता है लेवल 3 का जो फाइन है, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, एक बहुत बड़ा फाइन है। ऑडिटर का राइट क्या है? ऑडिटर का राइट है कि असेस कर सकता है किसी भी टाइम कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और कंपनी के वॉचर्स को। उसका राइट है कि वो इन बुक्स ऑफ अकाउंट की कॉपीज और इनके एक्सट्रैक्ट्स जो है वो ले सकता है। ऑडिटर का ये राइट है वो किसी भी पर्सन से एक्सप्लेनेशन जो है फॉर द पर्पसेस ऑफ अकाउंट्स वो कॉल कर सकता है। एक्सप्लेनेशन के लिए वो किसी डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय की एक्सप्लेनेशन या इंक्वायरी कर सकता है। एनी पर्सन होल्डिंग आर अकाउंटेबल फॉर एनी कंपनीज बुक ऑफ अकाउंट आर वॉचर्स, और ऑडिटर जो है किसी ऐसे बंदे की भी इंक्वायरी या उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवा सकता है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में उसके पास विद हेल्ड होगी। फिर किसी सब्सिडरी या अंडरटेकिंग अगर कोई कंपनी की है तो ऑडिटर उनके भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है। तो ये सारी स्लाइड बिल्कुल इजी है बच्चों, आप पढ़ोगे एक बार तो आपको याद हो जाएगी। देयर आफ्टर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट इज आपको ऑडिट में जाके याद करनी होती है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक बार यहाँ पे खुद पढ़ लें। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऑडिट है पाकिस्तान का, जितने भी लोग ऑडिट कर रहे हैं, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट इज सेक्शन उठा के वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं कि हमने जो ऑडिट किया है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं पढ़ भी देता हूं। लेकिन यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सिर्फ पढ़नी है। जब इंशाल्लाह आप प्रमोट होंगे ना ऑडिट में, नेक्स्ट लेवल में, वहां सब्जेक्ट है आपका ऑडिट का, तो वहां बच्चों आपको ये तो बाय वर्ड याद करनी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट बनाता है तो ऑडिटर क्या कहता है? A company's auditor shall conduct the audit and prepare his report in compliance with the requirement of international standards on auditing as adopted by the Institute of Chartered Accountants of Pakistan. ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बताता है मैंने ऑडिट अपनी तरफ से नहीं किया, मैंने ऑडिट वैसा ही किया है जैसी कि मुझे रिक्वायरमेंट बताई गई थी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने, और जिनको इम्पोज किया आई कैप ने। फिर ऑडिटर क्या कहता है? अ कंपनी ऑडिटर मस्ट कैरी आउट सच एग्जामिनेशन टू इनेबल हिम टू फॉर्म एन
ओपिनियन एज टू। फिर ऑडिटर बताता है मैंने ये ऑडिट किया है कि मैं आपको एक ओपिनियन बताऊं, मैं आपको एक तजर्बा बताऊं, अपना ख्याल बताऊं कि whether the accounting records have been kept by the company and returns accurate for their audit have been received from the branches not visited by him। ऑडिटर बताएगा कि क्या वाकई ही बुक्स ऑफ अकाउंट वैसे ही केप्ट किए हैं जैसे लॉ ने बताया है, और क्या वो रिटर्न्स जो कि कंपनी की डिफरेंट ब्रांचेस कंपनी को भेज रही हैं जो मैंने विजिट नहीं की, क्या वो वाकई ही एक अच्छे मैनेज के अच्छे तरीका कार से वो मैनेज की गई हैं। whether the company's financial statement are in agreement with the accounting records and return। फिर उन्होंने कह दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर एक गवाही एक और देगा कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या वैसे ही बनी है जैसे कि लॉ ने रिक्वायर किया है। तो ये सारी एक बच्चों एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी पिक्चर आपको। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लें। ये सारा सेक्शन जो है आपको ऑडिट की फील्ड में जाके याद करना होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि मुश्किल हो। तो अब मैं क्वेश्चनिंग की तरफ आऊँगा। आप लोगों का कोई जो कंसर्न है आज के लेक्चर से, या आज के लेक्चर में कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो वो ज़रा मुझे बताएं, मैं उसके बारे में फिर आपको गाइड करूँ। ये 65 क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली टाइप करें, मैं वेट कर रहा हूँ। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? पार्टनरशिप फॉर्म का इकरा कह रही है स्टार्ट में बता दिया था, दोबारा बता दें। इकरा, बाज दफ़ा ये होता है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन करने के बाद ना, अगर आप कहते हैं कि मैं खुद कैपेबल हूँ कि मैं एक ऑडिट कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप इंडिविजुअल ऑडिटर काम कर सकते हैं अपनी कोई टीम के साथ। अपनी टीम, जैसे आप अपने पास MBA BCom अपने पास एक टीम बनाएं और उसको लीड करें, आप अपनी प्रैक्टिस आप परफॉर्म करें, ठीक है। तो इन दैट केस लॉ कहता है कि आप ऑडिट कर सकते हैं क्योंकि आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। लेकिन बाज दफा होता है कि कुछ कुलीग्स आपस में मिल जाते हैं, कुछ क्वालिफाइड पर्सन आपस में मिलके एक फर्म बना लेते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं जो कि ऑडिटर्स की होती है, कि हमने ना पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज होंगी उन सबका ऑडिट करना है, और जो फी होगी वो आपस में एग्रीड, जो हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके तहत इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इन दैट केस वो फर्म कहलाती है पार्टनर्स की, कि इसमें ये पार्टनर्स मौजूद हैं, ये ऑडिटर्स हैं, ये ऑडिट करेंगे। अब एक कंपनी है, वो कहती है आ जाए जी फर्म साहब आप हमारा ऑडिट करें, तो क्या सारे पार्टनर्स उठ के चले जाएंगे? सारे पार्टनर्स उठ के नहीं जाएंगे, इनमें से एक पर्सन जाएगा और ये दूसरे उसकी सुपरविजन में जा सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल एक पर्सन जाएगा जिसको बोलते हैं इंगेजमेंट पार्टनर। वो जाएगा इस कंपनी में, नाम यूज होगा फर्म का कि फर्गोसन फर्म अपॉइंट होगी, लेकिन अब फर्गोसन के अब सारे पार्टनर उठ के जाके बैठ जाएं कि फर्म अपॉइंट हो गई अब सारे आ जाओ इसका ऑडिट करें, नहीं। वहां में से एक कोई मखसूस पार्टनर जाएगा जिसको बोला जाता है इंगेजमेंट पार्टनर। फिर ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, उसके एंड पे लिखा होगा कि ये ऑडिट किया फर्म ने, फर्गोसन ने, लेकिन इसको साइन कौन करेगा? वही एंगेजमेंट ऑडिटर जो कि ये ऑडिट करने गया था। ये है फर्म की सेंस और एंगेजमेंट पार्टनर। जी मैंने बता दिया एंगेजमेंट पार्टनर का। आरिफ मैंने बता दिया एंगेजमेंट पार्टनर का। सर इन अ लिस्टेड कंपनी ओनली, जी नबीला, इन अ लिस्टेड कंपनी एंड एवरी कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ मोर देन 10 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर आ गई है समझ, डन। पार्टनरशिप फर्म का बता दें भाई, अगर किसी का क्वेश्चन है जल्दी बताएं मुझे। एंगेजमेंट पार्टनर,
ये नबीला का भी क्वेश्चन हो गया। सर विच फर्म आर रिक्वायर्ड टू डू देयर कॉस्ट ऑडिट, काइंडली रिपीट देयर नेम्स सर। अच्छा, कौन कौन सी कंपनीज जो हैं कॉस्ट ऑडिट करवाएंगी, याद रखें हर वो कंपनी जिसको कमीशन ने कह दिया ना कि तुम अपने वही बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ जो कि सेक्शन नंबर 220 ने बोले हैं, नाम रखना याद सेक्शन का, कि अगर कमीशन ने किसी भी कंपनी को कह दिया ना कि यार जैसा कंपनी एक्ट के सेक्शन नंबर 220 में बयान है ना कि तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट अपने पास रखने हैं, तुम वैसे बुक्स ऑफ अकाउंट रखो, तो कहता है हर उस कंपनी पे फिर लाजिम हो जाता है कि अपने पास जो है कॉस्ट ऑडिट करवाएं, अपना कॉस्ट ऑडिट करवाएं। तो वो 5 कंपनीज जिनके ऊपर लाजमी है, इनके अलावा एक तो वो कंपनी जिसको कमीशन खुद कह देगा कि वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज करो जो कि सेक्शन नंबर 220 ने बोले हैं, और कॉस्ट के रिकॉर्ड्स मैनेज करो जो कि सेक्शन नंबर 220 ने बोले हैं, तो वो कंपनी फिर अपना कॉस्ट ऑडिट भी करवाएगी। लेकिन उनके अलावा 5 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि अगर आप उनमें परफॉर्म करेंगे ना तो अपने पास लाजमी कॉस्ट ऑडिट करवाएंगे। कॉस्ट ऑडिट के लिए सीमेंट कंपनी, सीमेंट इंडस्ट्री जो है, ऑयल एंड घी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, शुगर मिल्स, व्हीट इंडस्ट्री, फ्लोर मिल्स, और फर्टिलाइजर कंपनीज, इनके लिए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, लॉ की रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान में ये 5 अगर तुमने काम करने हैं ना तो इनके लिए लाजमी है कि आप कॉस्ट ऑडिट करवाएं। तो ये थी कॉस्ट ऑडिट की। फिर कॉस्ट ऑडिट करवाने के लिए इसके राइट्स एंड ड्यूटीज बता दी, कह दिया गया कि इसकी वही राइट्स एंड ड्यूटीज होगी जो कि तुम इस लेक्चर खत्म होने के बाद पढ़ोगे, जो स्लाइड मैं आपको भेजूंगा। एंड पे राइट्स एंड ड्यूटीज हैं कि ऑडिटर कुछ भी मांग सकता है, ऑडिटर कुछ भी रिक्वायर कर सकता है रिलेटिंग टू द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर ना दिया गया तो लॉ ने खुद बताया कि ऑडिटर ने कंप्लेन कर दी तो लेवल 3 की पेनल्टी इंपोज होगी अगर कोई हिंड्रेंस होती है उसके वर्क में। तो उसके बाद ये कॉस्ट ऑडिट करेगा कौन, लॉ ने कह दिया ये कॉस्ट ऑडिट जो है ना ये या तो सीए से करवा लो या आईसीएमए से करवा लो, ये दोनों प्रोफेशनल फील्ड हैं, ये दोनों ही ऑडिट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये थी कॉस्ट ऑडिट की सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कमीशन सेलेक्टेड 5 इंडस्ट्रीज ओनली, कमीशन ने ये 5 इंडस्ट्रीज क्यों सिलेक्ट की है? ये जवाब मैं कमीशन से लाजमी पूछूंगा गुलाम, कि 5 इंडस्ट्रीज ही क्यों सिलेक्ट की, बाकियों का क्या किया है। ठीक है। अच्छा सर, मेरे क्वेश्चन आपको शो हो रहे हैं। जवेरिया, आपका क्या क्वेश्चन था? जवेरिया का क्या क्वेश्चन था? जवेरिया, जवेरिया आपका क्वेश्चन क्या था? मेरे पास अभी आपका मैसेज आया कि आपका, सर मुझे क्वेश्चन नहीं शो हो रहे। एंगेजमेंट पार्टनर रिपीट कर दें, एंगेजमेंट पार्टनर मैंने रिपीट कर दिया। 10 मिलियन से ज़्यादा पेड अप कैपिटल हो लिस्टेड कंपनी का तो ऐसी, ये मैंने क्लियर कर दिया था जवेरिया आपको कि सीएमए की क्वालिफिकेशन। देखिए सीएमए जो कोर्स है ये मैनेजमेंट रिलेटेड है, इंशाल्लाह इसको परफॉर्म करने के बाद सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, लिस्टेड कंपनी के आप चीफ अकाउंटेंट कुछ भी बन सकते हैं। हम कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ेंगे ना तो वहाँ देखना सीएमए की भी पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसी फील्ड है जो कि प्योरली ऑडिट से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका स्कोप जो है थोड़ा सा ज़्यादा बयान किया गया यहाँ पे कि आप ऑडिट कर सकते हैं ऐसी कंपनी का जो कि लिस्टेड है, क्योंकि वो फील्ड रिलेटेड है ऑडिटिंग से। और ये जो फील्ड आपने ज्वाइन की, ये वर्थी फील्ड, ये वाली फील्ड जो है ये रिलेटेड है मैनेजमेंट से, आपको मैनेजमेंट के कोर्स करवाए जाएंगे। इज बेयर एक्ट इंक्लूड कंपनी एक्ट सेपरेट एक्ट? दानियाल ये क्या पूछ रहे हो, व्हाट इज बेयर एक्ट, इज दिस एक्ट? बेयर एक्ट का मतलब होता है कि आप वही
लॉ पढ़ें जो कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। अच्छा, एंगेजमेंट पार्टनर बता दिया मैंने, 10 मिलियन से ज़्यादा बता दिया सर। एक ऑडिटर ने लोन लिया किसी कंपनी से बट वो रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो सही है, अपॉइंट हो सकता है। लोन लिया है, उसको अदा कर दिया तो अपॉइंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन लोन ना लिया हो। वेल अंडरस्टूड, ठीक है। उसके बाद पूछा गया मुझसे पेड अप कैपिटल 10 मिलियन है, पेड अप कैपिटल 10 मिलियन है। अच्छा सर, 10 मिलियन से ज़्यादा पेड अप कैपिटल हो जाए तो सीएमए वाले देखो, जवेरिया सीएमए जो है ना, ये एक मैनेजमेंट की फील्ड का कोर्स है। ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनका जो सीएफओ होगा, उनका जो डायरेक्टर अकाउंट्स होगा, उनका जो सेक्रेटरी होगा, वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, वो सीएमए हो, ठीक है। तो 10 मिलियन का मतलब हरगिज ये नहीं कि 10 मिलियन से ऊपर जी सीए बेटर है या सीए फील्ड अच्छी है, तो वो एक ऑडिट लाइन है और ये एक मैनेजमेंट लाइन है, ठीक है। तो मैनेजमेंट लाइन में हमारे पास मैनेजमेंट की पार्ट्स हैं हमारे पास, तो जो ऑडिट लाइन में है उनके पास ऑडिट की पार्ट्स हैं। रिमूवल ऑफ ऑडिटर रिक्वायर्ड 3/4, हाउ मच परसेंटेज? 75%। अच्छा सर, क्या बोर्ड जहाँ सिंपल लिखा होता है वो, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जी बोर्ड, बोर्ड का वर्ड बोर्ड यूज होता है कंपनीज एक्ट में, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूज हो जाए तो सेम ही मीनिंग है। अगर डायरेक्टर आपस में मुत्तफिक नहीं है तो कोई वोटिंग हो सकती है अपॉइंटमेंट के लिए। देखिए, डायरेक्टर्स मुत्तफिक होंगे लाजमी किसी ना किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। डायरेक्टर्स जो होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वहां पे डायरेक्टर ही लड़ना शुरू हो जाएं। मैंने पहले बताया था कि ये पैसों का मामला होता है, और जहां पे पैसों के मामले हो जाए ना, तो वहां पे ये बंदा सीरियस होता है कि हमने किससे ऑडिट करवाना है, और कौन मुत्तफिक हो जाते हैं, वो रेजोल्यूशन पास करते हैं। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो शेयर होल्डिंग है, वो उनकी पार्ट्स डिफरेंट होती हैं, फिर उनकी भी वोटिंग होती है, ठीक है। तो वोटिंग जो है वो सिमिलर नहीं हो सकती, या जो है उसको आप कह रही हैं कि वो डिसएग्रीमेंट आपस में करते रहे हर बार, तो देखें इनके ऊपर फिर फाइन भी है, फिर कमीशन दरमियान में आ जाएगा और फाइन भी इम्पोज कर देगा। अच्छा, इसके दरमियान, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, तो चले सम अप करते हैं आज के ऑडिट के टॉपिक को। ये टॉपिक मैंने क्यों पढ़ाया बच्चों? मैंने आपको पहले करवाया था मीटिंग का एक अच्छा खासा पोर्शन। उस मीटिंग के पोर्शन में मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर्स जो हैं उन्होंने कुछ बातें डिसाइड करनी होती हैं, उन्होंने कुछ फैसला करना होता है। ये मीटिंग का नोटिस है मेरे पास, ये देखें, ये एक कंपनी है, ये एक लिस्टेड कंपनी है। ये देखें, इसके नोटिस में एक ऑर्डिनरी बिजनेस आ रहा है, इसके नोटिस में एक ऑर्डिनरी बिजनेस आ रहा है, इसके एजेंडा में एक आइटम है ऑर्डिनरी बिजनेस, अपॉइंटमेंट ऑडिटर एंड टू फिक्स देयर रिम्यूनरेशन। Member are hereby given notice that the audit committee and the board of directors have recommended the name of retiring auditors MS Riaz Ahmed and Company Chartered Accountants for reappointment as auditors of the company। देखें, जब हम कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ेंगे ना, वहां पे फिर हम डायरेक्टर्स की कमिटीज भी पढ़ेंगे, फिर मेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी पढ़ेंगे। कहता है कि इस नोटिस में उसने बताया कि भाई आपने एक मीटिंग में आना है जहां पे ना हम एक ऑडिटर को प्रपोज करने जा रहे हैं। फिर इसने बताया कि वो ऑडिटर प्रपोज कैसे किया। कहता है जी, पहले तो एक थी कंपनी की ऑडिट कमेटी, कंपनी की एक ऑडिट कमेटी थी जिसमें डायरेक्टर्स थे। पहले उसने फाइनलाइज किया, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनलाइज किया, देन हम आपको इसका नाम रिकमेंड कर रहे हैं, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आएंगे जब आप मीटिंग में, तो ये एक रियाज एंड कंपनी है, रियाज एंड कंपनी है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कंपनी है,
तो ये रिटायर हो गई है, हम आपको कह रहे हैं कि आके आपकी मर्जी है कि इसको रीअपॉइंट कर लें। ठीक है, ये गुजारिश की गई है। तो इस गुजारिश को एक्सप्लेन करने के लिए ना मजीद बच्चों मैंने ये ऑडिट में आपको जो स्लाइड्स थी ये पढ़ाई। इसी तरह अब मैं आपको एक और एजेंडा आइटम के ऊपर डिटेल में पढ़ाऊंगा। कल का टॉपिक मैं टारगेट करूंगा डिविडेंड को, और डिविडेंड को टारगेट करने से पहले ग्रुप में मैं सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस जो कि रिलेटेड हैं ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से, वो मैं आपको भेजूंगा। याद रहे एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस क्या हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में मेंशन है कि तुमने जब ये कंपनी लॉ पढ़ना है तो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस वो सारे नोटिस देखने हैं, और वो सारे अपॉइंटमेंट की कंसेंट देखनी है कैसे बनती है, कि कैसे एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है। और वो बच्चों लैंग्वेज फिक्स होती है, वो नोटिस फिक्स होते हैं, कोई भी कंपनी उसमें एग्जाम लगा के अपना नोटिस बना सकती है। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक था जो कि मैंने टारगेट किया ऑडिटर्स का, और इंशाल्लाह कल का मेरा टॉपिक होगा डिविडेंड के ऊपर, कि ये डिविडेंड है क्या, ये कैसे अप्रूव होता है, ये कैसे रिकमेंड होता है। ठीक है, रिकमेंड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको गुजारिश करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको मशवरा देंगे। जैसे नीचे ऑडिटर का मशवरा दिया था ना कि हम आपको मशवरा दे रहे हैं कि ये वाला ऑडिटर रख लें, इसी तरह डिविडेंड हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। तो डिविडेंड के ऊपर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे कि हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि ये डिविडेंड जो है ये आप अपने शेयर होल्डर्स को अप्रूव कर लें। तो डिविडेंड की कल एग्जाम इंशाल्लाह उसकी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस और लॉ में क्या क्या कौन कौन सी प्रोविजन है वो परफॉर्म करेंगे। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटिंग टू ऑडिटर्स? आई थिंक सो मैंने बहुत ब्रीकली जो है ब्रीफली इसको डिफाइन कर दिया, समझा दिया कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, फर्स्ट ऑडिटर कौन है, सबसीक्वेंट ऑडिटर कौन है, अगर फर्स्ट ऑडिटर और सबसीक्वेंट ऑडिटर इनको रिमूव करो या अपॉइंट ही ना करो तो पार किसके पास चली जाती है, कौन अपॉइंट करेगा। देयर आफ्टर मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया कि इनकी फी कौन अपॉइंट कर, फी कौन देगा, इनको कौन डिसाइड करेगा फी के ऊपर, और इनको कैसे रिमूव किया जाएगा। अगर एक ऑडिटर को रिमूव किया जाता है तो ऑडिटर का राइट बनता है कि वो एक रिप्रेजेंटेशन करे, मीटिंग में रिप्रेजेंटेशन लिख के करे कि मैं क्या फील करता हूँ कंपनी के अफेयर्स के बारे में। फिर कमीशन की पार्ट बताई, रिम्यूनरेशन बताई, कंसेंट ऑफ ऑडिटर बताया, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बताया कि ऑडिटर को रिमूव करना है तो कैसे किया जा सकता है। देयर आफ्टर डिटेल में मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आज तो मैंने पिक्चर्स बना के समझा दिया कि एक ऑडिटर जो है एक क्वालिफाइड, एक सीए क्वालिफाइड, एक सीएमए क्वालिफाइड बंदा किसी भी कंपनी के लिए इन एलिजिबल हो जाता है, वो किसी भी कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाता है कि उसको ऑडिट करने नहीं दिया जा सकता। तो एक्सटर्नल ऑडिटर को याद रखना है स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी बोला जाता है। तो देयर आफ्टर मैंने आपको ये पढ़ाया कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। फिर मैंने बताया कि ऑडिट रिपोर्ट को साइन कौन करता है। जी मैं बताने लगा हूँ ऑडिट रिपोर्ट को साइन कौन करता है। ऑडिट रिपोर्ट को अगर एक इंडिविजुअल बंदा अपनी सोल प्रैक्टिस पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहा है, उसकी एक अपनी टीम है, तो अपनी सोल प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहा है, अगर वो ऑडिट करने गया किसी कंपनी का तो उस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट को वही इंडिविजुअल मेंबर साइन करेगा। हाँ, अगर तीन चार क्वालिफाइड सीए या सीएमए आपस में मिल जाएं, एक फर्म बना लें, तो पार्टनरशिप जो फर्म है वो अपॉइंट तो होगी अपने नाम के साथ, लेकिन सारे के सारे पार्टनर्स उठ के ऑडिट करने नहीं चले जाएंगे। अगर सबने भी जाना हुआ तो किसी एक की सुपरविजन में जाएंगे। एक पर्सन लेटर लिखेगा कंपनी को कि आपने लेट सपोज रियाज अहमद को अपॉइंट किया है अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर,
तो मैं मिस्टर कैसर इकबाल वहां पे एक सीए क्वालिफाइड मेंबर हूं, मैं आपको खत लिख रहा हूं कि मैं अपनी टीम लेके आने लगा हूं। ठीक है, तो वो जो बंदा लिखता होता है ना खत और जाके अपनी सुपरविजन में ऑडिट परफॉर्म करवाएगा फर्म की तरफ से, उसको बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। फिर इन दैट केस फर्म में इन दैट केस अगर ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज होगी तो यही एंगेजमेंट पार्टनर उस रिपोर्ट को साइन करेगा, लेकिन फर्म का नाम यूज करके ऑडिट रिपोर्ट को साइन करेगा। देयर आफ्टर मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑडिट भी कोई चीज होती है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 2020 उसमें बताया गया है कि कुछ कंपनीज जो हैं उनको रिक्वायर्ड है कि वो अपने कॉस्ट कंपोनेंट्स के ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनेज करें। तो वो तमाम कंपनियां और हर वो कंपनी जिसको कमीशन खुद कह दे आके, एससीसीपी खुद कह दे, इंफॉर्म कर दे कि भाई तुमने भी कॉस्ट ऑडिट को मैनेज करना है, तुमने भी कॉस्ट कंपोनेंट को मैनेज करना है, तो वो सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएम में से, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं यार कि पेड अप कैपिटल कितना हो कॉस्ट ऑडिट में। कॉस्ट ऑडिट में याद रखो कोई लिमिट नहीं, जितना मर्जी पेड अप कैपिटल हो, इन दोनों में से कोई पर्सन भी कॉस्ट ऑडिट परफॉर्म कर सकता है, कैपेसिटी ऑडिट परफॉर्म कर सकता है। पाकिस्तान में 5 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि बाय डिफॉल्ट कमीशन ने बोल दिया है, एससीसीपी ने बोल दिया है कि ये अपना हर साल कॉस्ट ऑडिट करवाया करेंगी और रिपोर्ट पब्लिश किया करेंगी। देयर आफ्टर मैंने आपको बताया कि राइट्स क्या होते हैं ऑडिटर के। ऑडिटर के पास कौन कौन से राइट हैं, वो कौन कौन सी प्लेस को विजिट कर सकता है, हर उस प्लेस को विजिट कर सकता है, हर उस डॉक्यूमेंट को विजिट कर सकता है जिसमें कंपनी का रिकॉर्ड मौजूद है। अगर ऑडिटर की काम में दखल अंदाजी की गई तो लेवल 3 की पेनल्टी इम्पोज होगी। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में मैंने आपको कहा, एक बार इसको खुद पढ़ लें, बिल्कुल आसान ड्यूटीज हैं और ये वर्ड टू वर्ड ऑडिट रिपोर्ट में यही बातें लिखी जाती हैं। आप किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट देखें, इनफैक्ट मैं आपको एक ऑडिट रिपोर्ट भी भेज दूंगा, आप देखेंगे कि ये जो सेक्शन नंबर 249 है, ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो हवाला देगा कि मैंने ऑडिट किया है जैसा कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने मुझे बताया वैसे, और जैसा कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 249 ने मुझे मेरी ड्यूटीज लगाई थी वैसे मैंने ये ऑडिट किया है। फिर वो सारी बातें वन बाय वन यही करेगा बार बार कि मैं गवाही देता हूं कि मैंने जो है जैसा मुझे गाइडलाइन की गई थी कि अपनी ओपिनियन दो, मैं वैसे ही अपना एक ओपिनियन आपको दे रहा हूं कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरह मैनेज किए गए हैं। ठीक है, ये सारे ओपिनियन है कि यहाँ पे ओपिनियन ये भी है कि वेदर द ज़कात है बिन डिडक्टेड और नॉट। ज़कात के ऊपर भी कंपनीज एक्ट सख्त है, वो कहता है जी देखो कंपनी ने ज़कात डिडक्ट की है डिविडेंड से। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख लेंगे। जैसे लेट्स सपोज whether are not in their opinion and to the best of their information and according to the explanation given to them, the said account have the given information required by this act in the manner as required the true and fair view। तो वो बताएगा कि मेरे ओपिनियन के मुताबिक क्या ये फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब कि वैसे जैसे इनको क्रिएट करना चाहिए था ये वैसे ही क्रिएट की गई हैं। तो बच्चों आज की मेरी मेहनत थी ऑडिट के ऊपर। अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, फिर इन जो है इस मीटिंग को ख़त्म किया जाए। चले मजीद इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ओनली रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट लॉ तो वो सोशल ग्रुप में पूछे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।